हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपके सामने मैं भूगोल का एक टॉपिक मोशन ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की गतियाँ लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो चलिए आज मोशन ऑफ अर्थ चैप्टर ख़त्म करते हैं। आपको अच्छे तरीके से समझाते हुए ये चैप्टर ख़त्म करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले पृथ्वी एक सौरमंडल का ग्रह होता है। पृथ्वी की मुख्यतः दो गतियाँ हैं। पृथ्वी की मुख्यतः दो गतियाँ हैं, एक घूर्णन गति है और एक परिक्रमण गति है। घूर्णन गति रोटेशन मोशन और परिक्रमण गति रिवॉल्यूशन मोशन। घूर्णन गति पृथ्वी अपने अक्ष पर हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर इस तरीके से पश्चिम से पूर्व की ओर लट्टू की तरह घूमती रहती है, जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहते हैं। इसी घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात की प्रक्रिया होती है। इस दिन और रात होने की प्रक्रिया को या गति को दैनिक गति भी कहा जाता है। दैनिक गति कहते हैं। पृथ्वी पर दो तरीके का दिवस होता है, एक नक्षत्र दिवस और एक सौर दिवस। नक्षत्र दिवस और सौर दिवस। तो नक्षत्र दिवस आगे देखिए। नक्षत्र दिवस से मध्याह्न रेखा के ऊपर किसी निश्चित नक्षत्र के उत्तरोत्तर 2 बार गुजरने के बीच की अवधि को नक्षत्र दिवस कहते हैं। और इसके बीच में जो समय लगता है, इस प्रक्रिया में जो समय लगता है उसे नक्षत्र अवधि कहते हैं। नक्षत्र अवधि का समय होता है 23 घंटा 56 मिनट। इसे नक्षत्र अवधि कहते हैं। एग्जाम में पूछे कि नक्षत्र अवधि कितने समय का होता है, तो 23 घंटा 56 मिनट का होता है। 23 घंटा 56 मिनट का होता है नक्षत्र अवधि। अब आइए सौर अवधि। अगर हम सूर्य को गतिहीन मतलब सूर्य को स्थिर मान लें, सूर्य को स्थिर मानते हुए पृथ्वी को उसके चारों तरफ परिक्रमा कराएं, तो उस गति को या उस समय को सौर गति या सौर दिवस कहते हैं। तो इस गति को पूरा करने में जो समय लगता है वह होता है पूरे 24 घंटे यानी एक दिन। सौर दिवस बराबर कह सकते हैं एक दिन, यानी एक दिन में पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम जाती है। एक दिन में पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम जाती है। आइए आगे देखते हैं। परिक्रमण दिवस। परिक्रमण गति या वार्षिक गति, यहाँ दिवस गलती से हो गया है, ये गति होगा। गति, परिक्रमण गति या वार्षिक गति। परिक्रमण गति वार्षिक गति उसी को कहते हैं जब पृथ्वी अपने अक्ष पर तो घूमती है और साथ साथ सूर्य के चारों तरफ भी परिक्रमा करती है। वह सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है और ये सूर्य के चारों तरफ एक अंडाकार पथ पर घूमती है, गोल नहीं घूमती है, ये अंडाकार पथ घूमती है। मान लीजिए सूर्य यहाँ पे है, पृथ्वी यहाँ पे है, तो ये ऐसे इतना दूर से आके यहीं से घूम जाती है, ना कि ये ऐसे घूमती है। ठीक है, तो ये गति हो गया अंडाकार गति। तो अंडाकार मार्ग, तो इसी मार्ग पर पृथ्वी सूर्य के अपने अक्ष के घूमने के साथ साथ पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ भी घूमती है। और पृथ्वी के चारों तरफ घूमने में
इस पृथ्वी को सूरज के चारों तरफ घूमने में पृथ्वी को 365 दिन तथा 6 घंटे लगते हैं। 365 दिन तथा 6 घंटे लगते हैं। 365 डेज प्लस 6 आवर्स लगते हैं। इसी काल को, ऐसी अवधि को परिक्रमण अवधि या वार्षिक अवधि कहते हैं। वार्षिक गति कहिए, परिक्रमण गति कहिए। यही हुआ पृथ्वी की 2 गतियाँ, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। अब आइए, पृथ्वी कभी सूर्य से दूर होता है, पृथ्वी कभी सूर्य से नज़दीक होता है। तो ये एक प्रक्रिया होती है, एक समझिए कि एक प्रक्रिया है, एक गति है। उस गति को, उस प्रक्रिया को उपसौर और अपसौर नाम दिया गया है। उपसौर की क्रिया तभी होती है, उपसौर की क्रिया तभी होगी जब सूरज पृथ्वी के, मान लीजिए ये सन है और ये सन है और ये अर्थ है, सन हो गया, ये अर्थ हो गया। उपसौर की प्रक्रिया तभी होगी जब सूरज पृथ्वी के सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है, सूरज पृथ्वी के सबसे ज़्यादा निकट होता है। सबसे ज़्यादा निकट होता है, सबसे ज़्यादा निकट होता है तब उपसौर क्रिया होती है। और यह क्रिया 2 से 5 जनवरी के बीच होती है। यह क्रिया 2 से 5 जनवरी के बीच होती है। तो आप कहेंगे सर कि जब सूरज पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तो हम तो तब तो पृथ्वी पर ज़्यादा गर्मी नहीं चाहिए, लेकिन यह तो ठंडी का मौसम हो रहा है, क्योंकि भारत दिन भर में ठंडी होती है। तो एक प्रक्रिया है, एक प्राकृतिक घटना है जिसे हम पढ़ते हैं। उसी प्रकार उपसौर भी होता है। उपसौर में क्या होता है, उपसौर में सूरज पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है। उपसौर में सूरज पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर होता है। यह क्रिया अपसौर कहलाती है। और यह क्रिया ऐसी स्थिति समानता और ऐसी स्थिति समानता 4 से 7 जुलाई के मध्य में होती है। 4 से 7 जुलाई के मध्य में होती है। इस क्रिया को अपसौर कहते हैं। अच्छा, आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, सूरज और पृथ्वी निम्नतम दूरी पर है, उपसौर कहा गया है। और सूरज और पृथ्वी अधिकतम दूरी पर है, तो इसे अपसौर कहा गया है। उपसौर क्रिया 2 से 5 जनवरी के बीच होती है और अपसौर क्रिया 4 से 7 जुलाई के बीच होती है। समझ गए आप लोग? चलिए आगे चलते हैं। आपको तो अभी बताएं कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन और रात की क्रिया होती है। लेकिन आप लोग हमेशा देखते होंगे हर मौसम में, पूरे साल भर में, कि दिन और रात की अवधि कभी घटते कभी बढ़ते रहती है। मतलब कभी दिन बड़ा होता है, कभी रात छोटा होता है, कभी दिन बराबर भी रहता है, कभी सबसे बड़ा दिन होता है, कभी सबसे बड़ी रात होती है। तो ये क्यों होता है? इसका एक रीज़न है। अगर पृथ्वी, मान लीजिए अगर पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी हुई ना होती, अगर पृथ्वी का झुकाव कितना है, 23.5 डिग्री अपने ऐसे झुका हुआ है, तो अगर पृथ्वी अपने आप से 23.5 डिग्री झुकी हुई ना होती तो पृथ्वी पर हर जगह दिन और रात बराबर होता। उसी तरह यदि पृथ्वी सूरज की परिक्रमा ना करती, पृथ्वी सूरज की परिक्रमा ना करती, तो पूरे पृथ्वी में दिन सदा ही बड़ा होता, हमेशा बड़ा होता, और रातें हमेशा छोटी होती। जबकि दूसरे गोलार्ध में, जैसे कि गोलार्ध है उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, देखिए ये हो गया पृथ्वी, ये हो गया विषुवत रेखा, इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। अगर पृथ्वी सूरज की परिक्रमा ना करता तो इस गोलार्ध में दिन बड़ा होता, रात छोटा होता, और इस गोलार्ध में रात छोटा होता, दिन बड़ा होता। परंतु लेकिन विषुवत रेखा को छोड़कर विश्व के अन्य सभी भागों में यहाँ देखने को मिलता है
इस विषुवत रेखा के आसपास की यदि भाग को छोड़कर विश्व के अन्य सभी भागों में ऋतुओं में दिन रात की अवधि में अंतर पाया जाता है। लेकिन विषुवत रेखा पर दिन और रात हमेशा बराबर होता है। क्योंकि सूरज की किरणें यहाँ हमेशा लंबवत पड़ती है। इस कारण यहाँ दिन और रात हमेशा बराबर होता है। समझ गए कि पृथ्वी पर दिन छोटा रात बड़ा क्यों होता है। आइए आगे देखते हैं। और ये मेरा चैनल है स्टडी विद विद्यालय। और आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। आइए आगे देखते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात की स्थिति कैसी होती है। जब सूरज 21 मार्च से 23 सितंबर की अवधि में उत्तरी गोलार्ध सूरज का प्रकाश 12 घंटे या उससे अधिक समय तक प्राप्त होता है। मतलब कहना चाह रहे कि इस 21 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक उत्तरी गोलार्ध में ये पृथ्वी है, विषुवत रेखा है, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया। तो इस एरिया में प्रकाश 12 घंटे से ज़्यादा मिलती है। इस एरिया को प्रकाश 12 घंटे से ज़्यादा मिलता है। इसी कारण यहाँ पे दिन बड़ा और रात छोटा होता है। अगर यहाँ कहीं भी प्रकाश ज़्यादा मिलेगा तो ज़्यादा रोशनी रहेगा, ज़्यादा देर तक दिन रहेगा। जब यहाँ 12 घंटा से ज़्यादा प्रकाश पड़ता है, दिन होता है 24 घंटा का, 12 घंटा ज़्यादा प्रकाश पड़ा तो अभी से बात है कि 12 घंटा से बड़ा का दिन होगा, तो दिन बड़ा होता है और रात छोटा होता है। लेकिन जैसे जैसे सूरज पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की तरफ आता है, उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी गोलार्ध की तरफ आने लगता है सूरज, तो उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि छोटी होने लगती है और रात की अवधि बड़ी होने लगती है। उसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध में जैसे जैसे सूरज पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध की तरफ बढ़ने लगती है, तो दक्षिणी गोलार्ध में भी प्रकाश 12 घंटे से ज़्यादा मिलना शुरू हो जाता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में भी 12 घंटे से ज़्यादा प्रकाश मिलने के कारण दिन की अवधि बड़ी और रात की अवधि छोटी हो जाती है। समझ गए। इसमें एक और बात है कि जब सूरज उत्तरी गोलार्ध में रहता है, तो जैसे जैसे हम विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध की तरफ जाएंगे, जैसे हम विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध की ओर जाएंगे, तो देखिए यहाँ 90 डिग्री पर है उत्तरी ध्रुव, 90 डिग्री के नीचे है दक्षिणी ध्रुव। तो इस पॉइंट पे जब सूर्य उत्तरी गोलार्ध में रहेगा तो इस पॉइंट पे 6 महीना की दिन होती है। इस पॉइंट पे 6 महीने का दिन होता है और इस पॉइंट पे 6 महीने का रात होता है। मतलब उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन और इस टाइम दक्षिणी गोलार्ध में 6 महीने का रात होता है, 21 से 23 मार्च के बीच। और जैसे ही 23 सितंबर से लेकर 21 मार्च की अवधि में जैसे ही सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में आता है, तो फिर दक्षिणी गोलार्ध में दिन 6 महीने का हो जाता है, 6 महीने का दिन होता है। और उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने का रात हो जाता है, समझ गए पृथ्वी पर दिन रात की स्थिति कैसी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइए ऋतु परिवर्तन पे। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने के साथ साथ सूर्य की परिक्रमा भी करती है, आपको बता चुके हैं। तो पृथ्वी जैसे जैसे सूर्य की परिक्रमा करती है, वैसे वैसे पृथ्वी पर सापेक्ष स्थितियाँ बदलती जाती हैं। मतलब पृथ्वी पर मौसम ऋतु का परिवर्तन होते रहता है। गर्मी से जाड़ा, जाड़ा से बरसात, बरसात से फिर गर्मी होते रहता है। तो मुख्यतः पृथ्वी पर 4 प्रकार की ऋतु पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु, शीत ऋतु और बसंत ऋतु।
4 प्रकार की ऋतु पृथ्वी पर पाई जाती है। ठीक है, ये समझते हैं, इस चारों ऋतुओं को समझते हैं। इस 21 मार्च से लेकर 21 जून से लेकर 23 सितंबर से लेकर 22 दिसंबर, इस फिर 22 दिसंबर से लेकर 21 मार्च, इस पूरे चक्र को ऋतु परिवर्तन चक्र कहा जाता है। पूरे चक्र को ऋतु परिवर्तन चक्र कहा जाता है। आइए देखते हैं 21 जून की स्थिति देखना शुरू करते हैं। आइए, तो 21 जून, इसमें सूर्य कर्क रेखा, देखिए पहले बता देते हैं, ये 0 डिग्री से रखा गया, ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं, और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। एक कर्क हो गया, उत्तरी अक्षांश में कर्क, दक्षिण से मकर रेखा। पता हो गया आपको कर्क रेखा मकर रेखा के बारे में। आइए, 21 जून की स्थिति में सूर्य कर्क रेखा पर, इस रेखा पर सूर्य, सॉरी दोस्तों, आइए फिर देखते हैं। ये हो गया कर्क रेखा, ये हो गया सूर्य। तो 21 जून के आसपास सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है। ठीक है, इस समय के बाद 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तरायण होने लगता है। 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तर की दिशा की ओर बढ़ना शुरू करता है। 21 मार्च के बाद सूर्य उत्तर की दिशा की ओर बढ़ने लगता है, यानी उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की उपस्थिति ज़्यादा होने लगती है, इसलिए उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ने लगती है, जिससे वहाँ का स्थल वातावरण गर्म लगता है और लोगों को गर्मी महसूस होने लगती है। तो 21 मार्च के बाद धीरे धीरे उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु का आगमन होना शुरू हो जाता है। 21 जून तक पृथ्वी उत्तरी गोलार्ध में लंबवत हो जाता है, कर्क रेखा पर लंबवत हो जाता है। इसलिए इस एरिया के 21 मकर रेखा के आसपास के क्षेत्रों में, आसपास के वातावरण में भीषण गर्मी पड़ने लगती है। इस स्थिति को ग्रीष्म ऋतु कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु इसी स्थिति को कहते हैं। और इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। इसी समय दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। हाँ, आइए 21 जून के बाद, मान लीजिए सूर्य यहाँ पे 21 जून के बाद सूर्य धीरे धीरे विषुवत रेखा की ओर उन्मुख होने लगता है। सूर्य धीरे धीरे विषुवत रेखा की ओर उन्मुख होने लगता है। 23 सितंबर तक या विषुवत रेखा के समानांतर हो जाता है, विषुवत रेखा के लंबवत हो जाता है। 23 सितंबर तक या सूर्य विषुवत रेखा के समानांतर हो जाता है। इसके परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध में गर्मी की कमी हो जाती है, जिसके परिणाम से उत्तरी गोलार्ध में गर्मी की कमी होने लगती है। गर्मी की कमी होने लगती है। और इस समय पृथ्वी पर बसंत ऋतु का आगमन होता है। इसी समय पृथ्वी पर बसंत ऋतु का आगमन होता है। आइए हम 23 सितंबर और 21 मार्च की स्थिति को हम दोनों को साथ में देखेंगे। क्यों देखेंगे, हम आगे आपको बताएंगे। क्योंकि दोनों 21 सितंबर 23 मार्च आपस में जुड़ा हुआ है, इसलिए उन दोनों को एक साथ समझानेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। आइए देखते हैं 22 दिसंबर की स्थिति को। 22 दिसंबर में शीत ऋतु, उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु
और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु। समझ गए। 22 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होता है और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होता है। उसका रीजन है 23 सितंबर को सूर्य यहाँ था, अब 22 दिसंबर को सूर्य फिर यहाँ होगा। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत पड़ेगा। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत पड़ेगा। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि लंबी हो जाती है और रात की अवधि छोटी हो जाती है। जैसे उत्तरी गोलार्ध में हुआ था, 21 मार्च के दिन उत्तरी गोलार्ध में हुआ था कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में हुआ था कि दिन की अवधि बढ़ी और रात की अवधि छोटी जाती है। उसी तरीके से 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि बढ़ी और रात की अवधि छोटी जाती है। सूर्य का दक्षिणोत्तर होने की स्थिति 23 सितंबर के बाद ही प्रारंभ होती है। 23 सितंबर के बाद सूर्य धीरे धीरे दक्षिणी गोलार्ध की ओर बढ़ने लगता है और 22 दिसंबर तक सीधे मकर रेखा के लंबवत पड़ती है। तो इस समय दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। इस समय दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है और उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। समझ गए। आइए देखते हैं अब हम 21 मार्च और 23 सितंबर की स्थिति। इन दोनों स्थितियों में सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चमकता है। 21 मार्च को यहाँ होगा और 23 सितंबर को यहाँ होगा। 21 मार्च को यहाँ होगा और 23 सितंबर को यहाँ होगा। तो इस समय समस्त अक्षांश रेखाओं का आधा भाग सूर्य का प्रकाश प्राप्त करता है। अक्षांश रेखा किसे कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं समस्त अक्षांश रेखा, मतलब मान लीजिए इतने एरिया में सूर्य का प्रकाश इतने एरिया में सूर्य का प्रकाश फैलता है। 21 मार्च एवं 23 सितंबर को इस पूरे भाग में सूर्य का प्रकाश फैलता है। इसी कारण इस पूरे एरिया में दिन और रात की अवधि बराबर होती है। दिन और रात की अवधि 21 मार्च और इस पे सिर्फ 21 मार्च और 23 सितंबर को ही इस पूरे एरिया में दिन और रात की अवधि बराबर होती है। समझ गए हम क्यों बोल रहे थे 21 मार्च और 23 सितंबर की तारीख को हम एक साथ में समझाएंगे, इसीलिए बोल रहे थे कि यही 21 मार्च और 23 सितंबर सिर्फ और सिर्फ 21 मार्च 23 सितंबर को ही दिन और रात की अवधि में से बराबर होती है। इस समय दिन व रात की अवधि बराबर रहने एवं ऋतु की समानता के कारण इन दोनों स्थितियों को विषुव कहा जाता है। 21 मार्च को बसंत विषुव होता है जबकि 23 सितंबर को शरद विषुव होता है। 21 मार्च को बसंत विषुव होता है। हमारे इंडिया में मार्च के महीने में बसंत ऋतु आता है और 22 और दिसंबर के महीने में शरद ऋतु आता है। तो 21 मार्च को बसंत विषुव होता है और 22 दिसंबर को और 23 सितंबर को शरद विषुव होता है। समझ गए। अभी इसको समझा चुके हैं आपको। पृथ्वी पर दिन रात की स्थिति कैसे होती है। 6 माह का उत्तरी गोलार्ध में दिन होता है, दक्षिणी गोलार्ध में रात होता है। जब दक्षिणी गोलार्ध में 6 माह का दिन है तो उत्तरी गोलार्ध में 6 महीने का रात होता है। समझा ही चुके हैं। ऋतु परिवर्तन समझा ही चुके हैं अभी। आइए देखते हैं सूर्य ग्रहण। हम लोग देखते हैं सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण क्यों, कब, कैसे होता है देखते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा दोनों को प्रकाश सूर्य से मिलता है। आपको पता ही होगा पृथ्वी और चंद्रमा को दोनों को प्रकाश सूर्य से मिलता है। पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है क्योंकि पृथ्वी और चंद्रमा की घूर्णन गति समान होती है। पृथ्वी और चंद्रमा की घूर्णन की जो गति है वो बराबर है। इसलिए पृथ्वी जितना जल्दी जितना दूर
पृथ्वी घूमता है उतना ही जल्दी उतना ही दूर चंद्रमा घूमता है, इसलिए पृथ्वी से चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई पड़ता है। अभी भारत ने भेजा ना चंद्रमा पर, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जहाँ हमेशा अंधकार होता है, वहाँ अपना चंद्रयान-3। पृथ्वी पर चंद्रमा का संपूर्ण प्रकाशित भाग महीने में केवल एक बार ही प्राप्त होता है, जिसे पूर्णिमा कहते हैं। उस दिन को पूर्णिमा कहते हैं। इसी प्रकार महीने में एक बार चंद्रमा का संपूर्ण अप्रकाशित भाग पृथ्वी के सामने होता है, तब चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, इसे अमावस्या कहते हैं। और ऐसे ही पृथ्वी और चंद्रमा घूर्णन करते रहती है, और एक ऐसी स्थिति आती है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूरज के बीच आ जाता है। चंद्रमा पृथ्वी और सूरज के बीच एक सीधी रेखा में आ जाता है। इसके कारण पृथ्वी से सूरज के कुछ भाग या पूरा सूरज दिखता नहीं है, उस दिन दिखता नहीं है। तो इस घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन ही होता है। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन ही होता है, ज़्यादा ध्यान रखिएगा। सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या के दिन होता है। और सूर्य ग्रहण कैसे होती है? सूर्य जब चंद्रमा पृथ्वी और सूरज के बीच आ जाता है तब सूर्य ग्रहण लगता है। भी क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछते रहता है, सूर्य ग्रहण कैसे लगता है? तो जब चंद्रमा पृथ्वी और सूरज के बीच में आ जाती है तो सूर्य ग्रहण लगता है। इसी प्रकार चंद्र ग्रहण देखते हैं। चंद्र ग्रहण में सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन ही लगता है। चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन लगता है। तो चंद्र ग्रहण क्यों कब लगता है? तो पूर्णिमा के दिन। चंद्र ग्रहण कैसे लगता है? तो जब पृथ्वी चंद्रमा और सूरज के बीच में आ जाती है तब जाकर चंद्र ग्रहण लगता है। समझिएगा अभी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बारे में, कैसे लगता है चंद्र ग्रहण। कभी कभी पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है, कभी कभी पूर्ण चंद्र ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण के समय एक बात और है, सूर्य ग्रहण के समय अत्यधिक मात्रा में पराबैंगनी किरण उत्सर्जित होती है। अल्ट्रावायलेट रेज हमेशा अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जित होती है, इसलिए नंगी आंखों से सूर्य ग्रहण कभी नहीं देखना चाहिए। इसलिए वैज्ञानिक डॉक्टर सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों देखने में मना करते हैं। हमेशा दूरबीन, चश्मा या पानी में सूर्य ग्रहण को देखना चाहिए। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के चारों तरफ हीरक वलय की स्थिति बनी रहती है। हीरक वलय मीन्स डायमंड रिंग की स्थिति बनी रहती है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य की परिधि क्षेत्र, ये परिधि होगा सूर्य का, इस परिधि क्षेत्रों में हीरक वलय डायमंड रिंग की स्थिति बनी होती है। इसी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के कारण, इसी सूर्य और चंद्रमा के कारण, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण सागरीय जल कभी ऊपर उठता है कभी नीचे उठता है। इसे ज्वार भाटा कहते हैं। ज्वार भाटा भी सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण ही आता है। एग्जाम में पूछता है कि ज्वार भाटा क्यों आते हैं? तो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण, सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण शक्ति के कारण ज्वार भाटा आता है। ज्वार भाटा 24 घंटे में हमेशा 2 बार आता है। प्रतिदिन ज्वार भाटा 2 बार आता है, 2 बार प्रतिदिन ज्वार भाटा आता है। तो दोस्तों, आज हम पृथ्वी की गति, मोशन ऑफ अर्थ का चैप्टर ख़त्म कर दिए। आशा है आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा, नहीं लगा, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, प्लीज़ कमेंट करके बताएं कैसा लगा। आपके सुझाव के आप जैसे जैसे सुझाव दीजिएगा वैसे वैसे हम खुद में परिवर्तन लाएंगे। अब कल का चैप्टर होगा अक्षांश देशांतर। कल का टॉपिक अक्षांश देशांतर एवं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा।
कल का चैप्टर होगा। हम कल सुबह आज जो पढ़ाए हैं अर्थ ऑफ मोशन, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कल हम यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर देंगे। आप लोग जाकर देख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव चैनल, ऑब्जेक्टिव खुद से लगा लीजिएगा, देखिए कितना कितना मार्क्स आ रहा है, नहीं आ रहा है। जितना ही मार्क्स आएगा कमेंट में शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कीजिए। चलिए, धन्यवाद।